वेलकम बैक स्टूडेंट। आज हम सीखने वाले हैं फॉरफीचर ऑफ शेयर, जो हर बच्चों के लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बना रहता है शेयर चैप्टर में। और सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि जब भी 8 मार्क्स क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो फॉरफीचर से रिलेटेड पॉइंट्स क्वेश्चन में होते ही हैं, और जहां बच्चों को प्रॉब्लम आ जाती है फॉरफीचर से रिलेटेड एंट्री पूरा करेक्ट होगा या नहीं होगा। तो चलिए आज हम सीखते हैं, और यह मैं उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो देखने के बाद आपको फॉरफीचर से रिलेटेड जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। सबसे पहले देखिए, मैंने लिख रखा अकाउंटिंग फॉर फॉरफीचर ऑफ शेयर। अभी हम बात करने जा रहे हैं सबसे पहले पॉइंट पे, जो है फॉरफीचर ऑफ शेयर इशूड एट पार। जो शेयर हमने पार पे इशू किया था, पार मींस फेस वैल्यू पे इशू किया था, उस शेयर को जब हम फॉरफीट करते हैं तो उसकी जनरल एंट्री क्या होती है। सबसे पहले आपको जनरल एंट्री करनी होगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि इसमें क्या करना है। जब भी हम शेयर फॉरफिट करते हैं तो किसी एक पर्टिकुलर शेयर होल्डर के बारे में बात करते हैं। ऐसा हमेशा नहीं होता कि सारे शेयर होल्डर ने पैसे नहीं दिए होंगे। कुछ एक ऐसे होते हैं जो पैसे नहीं देते। जैसे स्कूल की बात करें तो ऐसा नहीं होता कि सारे बच्चों ने फीस नहीं भरी होगी। कुछ एक ऐसे बच्चे होते हैं जो पूरी फीस नहीं भर पाते, और कंटिन्यूअस रिमाइंडर के बावजूद भी वो फीस फिलअप नहीं करते, तो उनका जो नाम है स्कूल से हटा दिया जाता है या कुछ दिनों के लिए उनको सस्पेंड कर दिया जाता है। ऐसा होता है। इसमें भी ऐसा ही है, सेम शेयर्स में भी हमको ऐसा ही देखने को मिलता है। शेयर होल्डर को कंटिन्यूअसली जब हम रिमाइंड कराते हैं, उसके बाद में भी अगर शेयर होल्डर पैसे नहीं देता है तो आफ्टर 14 डेज ऑफ रिमाइंडर हम उसके शेयर को फॉरफिट कर लेते हैं। ठीक है, फॉरफिट का मतलब यह हुआ जब्त कर लेना। तो उसके जितने भी शेयर थे, जितना भी शेयर उसने कंपनी का लिया था, उतने शेयर से उसके शेयर्स को हम क्या कर देते हैं, डेबिट कर देते हैं। मतलब उसके रिलेटेड जो शेयर कैपिटल थी उसे हम क्या करते हैं, कैंसिल कर देते हैं। तो यहां लिखते हैं सबसे पहले शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। जितना नंबर ऑफ शेयर उसने लिया था इनटू जितना कॉल्ड अप कर लिया गया है कंपनी के द्वारा। जैसे फॉर एग्जाम्पल 10 रुपीज फेस वैल्यू है, कंपनी ने 2 रुपीज मंगवा लिया एप्लीकेशन पे, 3 ऑन अलॉटमेंट एंड 2 ऑन फर्स्ट कॉल, तो इसे हम कॉल्ड अप कहेंगे। लेकिन अगर कंपनी ने अभी तक फाइनल कॉल कॉल्ड अप नहीं किया है, कंपनी ने कॉल्ड अप नहीं किया है, शेयर होल्डर ने नहीं दिया वो नहीं, कंपनी ने अभी तक कॉल्ड अप नहीं किया है, तो हम कॉल्ड अप किसे कहेंगे, केवल 232 मतलब 7 रुपीज विल बी द कॉल्ड अप। अगर कंपनी ने पूरे कॉल्स मंगवा लिए हैं और उन सारे इंस्टॉलमेंट मंगवा लिए कंपनी ने, और उसमें से किसी शेयर होल्डर ने मान के चलो लास्ट कॉल नहीं दिया या फर्स्ट कॉल भी नहीं दिया, या मान के चलो केवल एक शेयर होल्डर ने केवल एप्लीकेशन का पैसा दिया है और अलॉटमेंट से उसने पैसे नहीं दिए, तो भी वहां पे हम कॉल्ड अप कितना कहेंगे, कंपनी ने कितना बुलवा लिया, 10 रुपीज बुलवा दिया। क्लियर। तो नंबर ऑफ शेयर इंटू कॉल्ड अप शेयर वैल्यू कर लेंगे, जितने भी शेयर उस पर्टिकुलर शेयर होल्डर के थे। फॉर एग्जाम्पल अगर उसके पास 1000 शेयर थे तो उनके शेयर लिख देंगे यहां पे, इंटू कॉल्ड अप कितने हो गए, 10 रुपीज, तो मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर। अब फॉरफिटेड शेयर्स कितने होंगे, जो अमाउंट उसने ऑलरेडी पे कर दिया। फॉर एग्जाम्पल जैसे 1000 शेयर्स थे, केवल उस पर्सन ने एप्लीकेशन का पैसा ही दिया है, तो हम लिख देंगे 1000 इंटू 2। अब बात करते हैं, सर यहां पे शेयर अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल लिखा हुआ है, ठीक है, क्योंकि हमने अभी तक सेकंड कॉल नहीं मंगवाया, तो हमने क्या लिखा है यहाँ पे, शेयर अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल ही लिखेंगे, क्योंकि कॉल्ड अप कितना किया है कंपनी ने बस वो देखना है, और उस कॉल्ड अप में से उस पर्टिकुलर शेयर होल्डर ने क्या क्या नहीं दिया, तो उसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, उसने फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया, तो हमने लिख दिया पर्टिकुलरली। और यहां पे अमाउंट भी लिख देंगे 1000 इंटू 3 एंड 1000 इंटू 2, और इसी दोनों को कॉम्युलेटिव करके, इन दोनों को कॉम्युलेटिव करके हम कॉल्स इन अरियर भी कह सकते हैं।
क्लियर? अगर क्वेश्चन में पूछा जाता है आपसे कॉल्स इन अरियर के रिलेटेड, तो कॉल्स इन अरियर हम कहते हैं जो शेयर होल्डर ने अमाउंट पे नहीं किया है। क्लियर? तो आप इंडिविजुअली भी लिख सकते हैं, आप कंबाइन करके भी लिख सकते हैं। सेकंड पॉइंट देखने वाले हैं, फॉरफीचर ऑफ शेयर इशूड एट प्रीमियम। मतलब जिस शेयर में हमने सिक्योरिटी प्रीमियम डिमांड किया था, तो उसमें दो कंडीशन है। पहला, उस पर्टिकुलर शेयर से रिलेटेड सिक्योरिटी प्रीमियम हमको रिसीव होगी, उसके बाद हमने उस शेयर होल्डर का शेयर जब्त किया है। दूसरा, सिक्योरिटी प्रीमियम भी नहीं आया हमारे पास और उससे पहले ही हमने उसके शेयर को जब्त कर लिया। तो चलिए देखते हैं जर्नल एंट्री क्या होता है। पहले कंडीशन में लिखेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू शेयर फॉरफीचर, टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर कॉल। तो जो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व हमें रिसीव हो जाता है वो हम फॉरफीचर्स के एंट्री में शो नहीं करते हैं। इफ सिक्योरिटी प्रीमियम इज रिसीव्ड बाय द कंपनी नेवर शो द सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व एट द टाइम ऑफ फॉर्मिंग द जर्नल एंट्री ऑफ फॉरफीचर। क्लियर? दूसरा, when amount of security premium had not been received, सिक्योरिटी प्रीमियम अमाउंट रिसीव नहीं हुई और उससे पहले ही हम सामने वाले शेयर होल्डर का शेयर जब्त कर रहे, फॉरफीट कर रहे, तो क्या होगा? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, देखिए यहां पे जितना कॉल्ड अप किया था जो हमने यहां पे देखा सेम। उसके बाद देखिए रेड मार्क से मैंने लिखा हुआ सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, जितना सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अमाउंट है उसे आपको डेबिट करना पड़ेगा, इसलिए क्योंकि कंपनी ने वो अमाउंट रिसीव किया ही नहीं। क्लियर? टू फॉरफिटेड शेयर, जैसे हम लिखते हैं सिंपल एंट्रीज में, टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर कॉल्स, सिंपल। डिफरेंस इज जब सिक्योरिटी प्रीमियम अमाउंट रिसीव हो जाता है उसे हम शो नहीं करते हैं एंट्रीज में, और अगर रिसीव नहीं होती है तो हम उसे शो करते हैं उतने अमाउंट से, उस पर्टिकुलर शेयर के अमाउंट से जितने पे हम सिक्योरिटी प्रीमियम डिमांड कर रहे थे। फॉर एग्जांपल, जैसे कि यहां पे आप देखिए 1000 शेयर का हमने एग्जांपल लिया था, तो 1000 के बेस पे अगर मान के चलिए 2 रुपए अगर सिक्योरिटी प्रीमियम थी तो यहां पे हम 2 लिख देंगे, ₹2 लिख देंगे। सिंपल, इतना समझना है। मैं प्रेशराइज क्यों कर रहा हूं बच्चों इतना? क्योंकि ये वाले पॉइंट में जनरली बच्चों को कंफ्यूजन हो जाते हैं। तो जब हम शेयर फॉरफिट कर लेते हैं तो उसके बाद हम क्या करते हैं, शेयर को री इशू करते हैं। तो री इशू जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे बातें करेंगे, उसमें भी थोड़े टेक्निकल पॉइंट्स हैं जो मैं डिस्कस करूंगा। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से, और अब आप फॉरफीचर से रिलेटेड क्वेश्चंस बना पाएंगे।